हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये है 2015 का क्वेश्चन पेपर। इसका हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो जिसने हिंदी में क्वेश्चन देखने हैं वो यहाँ से देख लें। आप स्क्रीनशॉट लेके रखें ताकि बाद में अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आए तो आप हिंदी में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द क्लासिकल मैक्रो सिस्टम मनी डिटरमाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लासिकल मैक्रो सिस्टम में जो है क्लासिकल्स ने क्या माना है कि मनी क्या डिटरमाइन करती है। तो देखिए, फिशर ने दी है। फिशर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, 1911 में एक बुक दी थी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो इसको भी याद रखना है। क्लासिकल्स मानते हैं MV इज इक्वल टू PT। MV मतलब सप्लाई ऑफ मनी, PT मतलब डिमांड फॉर मनी। M है क्वांटिटी ऑफ मनी, V है वेलोसिटी ऑफ मनी एंड P प्राइस लेवल, T ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब आउटपुट, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जिनको ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं, वो वाला। तो इसमें ये क्लासिकल्स मानते हैं कि मनी न्यूट्रल होती है। मनी का इफेक्ट ओनली प्राइस पर पड़ता है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, और मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगा, क्योंकि वेलोसिटी और ट्रांजैक्शंस को क्या माना गया है, कांस्टेंट माना है। मनी इज न्यूट्रल, इसका रियल वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। रियल वेरिएबल जैसे कि एम्प्लॉयमेंट पर, आउटपुट पर, इसका केवल एक ही काम है जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है इकोनॉमी में। मनी इज एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड है और कंसिडर बोथ फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो टोटल आउटपुट है, इसमें फाइनल गुड्स का भी ट्रांजैक्शन होता है और इंटरमीडिएट गुड्स का भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइसेस। मनी ओनली प्राइसेस को डिटरमाइंस करता है। तो नेक्स्ट पूछा गया है जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका है। तो इसका फॉर्मूला ये है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। तो इसका सही आंसर आएगा 110, क्योंकि हमारे पास नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है और रियल जीडीपी की वैल्यू भी दी हुई है। हमने सिर्फ जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू निकालनी है। तो 110 ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अ बिग पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसको ऐसे समझे कि जनसंख्या से लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसकी संभावना है जनसंख्या के लाभांश कब होगा, जब देश में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो यंग काम करेंगे और इकोनॉमी की ग्रोथ में वो हेल्पफुल होंगे। अगर जिस इकोनॉमी में बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर जो है वो वाली जनसंख्या से उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना यंग पॉपुलेशन से प्रॉफिट होता है। तो इसको ऐसे समझ लें कि जनसंख्या के लाभांश क्या है, यंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, जो इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। ये इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में जो है यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है बच्चे और बुजुर्ग की तुलना में। तो ये तो सही है। अब देखते हैं बी, इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ डेक्लाइन। ये भी सही है कि इंडिया की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है डेक्लाइन हो रहा है। बट क्या इसकी ये सही एक्सप्लेनेशन है? तो ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन डेक्लाइन होने की वजह से पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावना है, ये नहीं कह सकते। इसलिए ए और आर दोनों सही है, बट आर ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द बेस ईयर ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया हैज़ बीन चेंज टू। तो रिसेंटली जो है ये जीडीपी का बेस ईयर चेंज किया गया है, ये रखा गया है 2011-12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको मैं चेक करूंगी, उसके बाद इसका आंसर देंगे। ये 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग इसमें आंसर दिया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 31 क्वेश्चन, जैम ट्रिनिटी के बारे में पूछा गया है, जो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया था। तो जे का मतलब है जनधन, ए का मतलब है आधार और एम का मतलब है मोबाइल। तो इसका सही आंसर है जनधन योजना आधार मोबाइल नंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स जो है E.F. शुम्पिटर ने दी है। इसमें इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है मेन,
कि एक कंज्यूमर कम कंज्यूम करके भी ज़्यादा खुश कैसे रहता है, तो वो उसके बारे में बात की गई है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में, ये शुम्पेटर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी है, सबसे पहले ये देखते हैं। नॉट के बारे में पूछा गया है। हमें पता है कि मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच, ये तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, ये क्या है, ये है स्टॉक मार्केट। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेजर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर करने के तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, इससे इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है, और जीडीपी डिफ्लेटर से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। बट जो ये परचेजिंग पावर पैरिटी है, ये एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। परचेजिंग पावर में थ्योरी में हम देखते हैं जो कैसल ने दी है, तो इसमें कि एक देश की मुद्रा कितनी वस्तुओं को खरीदती है दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले, तो ये आता है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये मैच करने हैं। सिमिलरली प्लेस्ड पर्सन शुड बी टैक्स्ड सिमिलरली, हॉरिजॉन्टल इक्विटी, तो ये सही है। जिन लोगों की इनकम सेम है वो सेम टैक्स पे करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी में आता है, सही है। इंटरेस्ट पेमेंट आर डिडक्टेड फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट। अगर फिस्कल डेफिसिट से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू प्राइमरी डेफिसिट की, ये भी सही है। गुड्स विच आर डिविजिबल एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाइज इन फुल मेजर, तो एक्सक्लूजन और डिविजिबल ये वाली जो करेक्टरिस्टिक्स है ये है प्योर पब्लिक गुड्स की, तो ये वाला ऑप्शन भी सही मैच किया गया है। नेक्स्ट है, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज लेविड अकॉर्डिंग टू आइटम्स वैल्यू, तो इसका सही आंसर होगा वैट, सही मैच होगा वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012-13 के बजट के बारे में पूछा गया है, तो 2012-13 नहीं, हम पढ़ेंगे 2022-23 के बजट के अकॉर्डिंग। तो 2022-23 में जो है मेजर सब्सिडी, डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में किस सेक्टर में कितना खर्चा है, तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ है, ये 2012-13 में भी इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा देनी पड़ती थी सरकार को, तो अभी भी यही सिचुएशन है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है सबसे ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि सरकार की अर्निंग देखो सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रही है, ये है रुपीज़ कम्स फ्रॉम, सरकार को पैसा कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है बोरोविंग से, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। अगर बोरोविंग से सबसे ज़्यादा आएगा तो टैक्स भी, सॉरी, उसके बदले में इंटरेस्ट पेमेंट भी सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो ये इंटरेस्ट है। और सेकंड नंबर पर आएगा डिफेंस का, थर्ड नंबर पर आएगा सब्सिडीज़ का, एंड फोर्थ आएगा पेंशन का। पेंशन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, इन चारों के बारे में सीक्वेंस पूछेंगे आपसे, तो इस तरह से इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी एंड पेंशन ये आएगा। और तो यहाँ इसका आंसर होगा इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बहुत कम होता है। 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड फंड्स एज, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स। तो अब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 50th फाइनेंस कमीशन से पूछे जाते हैं, क्योंकि अब ये वाला कमीशन लागू हो चुका है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन में क्या होता है, इसमें जो है डिसाइड किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करेगी उस टैक्स में से कितना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा और कितना स्टेट्स के पास जाएगा। तो इसमें हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन होता है कि अमंग स्टेट्स में जो टैक्स का कलेक्शन होगा सभी स्टेट्स के बीच में कितना जाएगा, वो आता है हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन में। इसमें कुछ वेटेज दी होती है जिसके हिसाब से जो है राज्यों को पैसा दिया जाता है। इसमें इनकम डिस्टेंस है 45%, पॉपुलेशन जो पहले 1991 की ली जाती थी अब 2011 की ली जाती है, तो इसमें दिया हुआ है 15, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का ये 12.5% है, एरिया के लिए भी 15% है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए 10% और टैक्स एफर्ट के लिए 2.5, तो टोटल बनता है 100%। तो
तो फिर वर्टिकल डिवैल्यूएशन होता है। वर्टिकल डिवैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि जो टैक्स कलेक्शन हुआ उसमें से यूनियन और स्टेट्स को कितना डिवाइड होगा, कितना केंद्र सरकार के पास रहेगा और कितना स्टेट को दिया जाएगा। तो ये जो है 41% स्टेट्स को दिया जाना है, ये बताया गया है 15th फाइनेंस कमीशन में। पहले ये 42 दिया था, फिर जब जम्मू कश्मीर को यूटीज़ का दर्जा दिया गया तो उसके बाद 1% जम्मू कश्मीर के हिस्से में गया और बाकी जो रह गया अदर स्टेट्स के लिए वो रह गया 41%। तो ये आता है इसमें ये है रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला, हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन और वर्टिकल डिवॉल्यूशन। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है FRBM एक्ट 2012 पुट अ सीलिंग टू फिस्कल डेफिसिट ऑफ GDP इज, तो इसका सही आंसर होगा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोस्टोज डिस्टिंग्विश 5 स्टेजेस, तो रोस्टो ने 5 स्टेजेस मानी थी इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो कौन कौन सी है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले रोस्टो बात करता है ट्रेडिशनल सोसाइटी की, उसके बाद बात करता है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, फिर आता है टेक ऑफ कंडीशन, उसके बाद आता है डिराइव टू मैच्योरिटी और लास्ट में जो रोस्टो बात करता है लास्ट स्टेज क्या होती है इकोनॉमिक ग्रोथ की, स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। एंड में जो है लोग हाई मास कंजम्पशन की तरफ जाते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करने पर जो है ध्यान देते हैं। तो इसका सही सीक्वेंस देख लेना कि कौन कौन से मैच हो रहे हैं। 4th पहले आएगा, लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में आएगा ये 3, तो इसका डी सही आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा है द सेविंग फंक्शन अंडरलाइंग कैम्ब्रिज ग्रोथ मॉडल इज, तो कैम्ब्रिज ग्रोथ मॉडल में जो है सेविंग फंक्शन उन्होंने क्या माना हुआ है, तो ये है डिफरेंशियल सेविंग फंक्शन, ये माना हुआ है कैम्ब्रिज ने अपने ग्रोथ मॉडल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द केन्स क्रीपिंग इन्फ्लेशन विल हेल्प इन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है कि इकोनॉमी में जो है थोड़ा थोड़ा बहुत कम गति से जो है प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, 2 या 3% की दर से प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ये प्राइसेस बढ़ना इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इससे आउटपुट भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए इस इन्फ्लेशन को फ़ायदेमंद माना हुआ है। मिनिमाइजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और मैक्सिमाइजिंग द रियल आउटपुट, तो ये दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फेमस इक्वेशन m इज इक्वल टू PKY, K स्टैंड्स फॉर, तो इसमें पूछा गया है इसका K क्या बताता है, K इसके बारे में बताता है कि फ्रैक्शन ऑफ मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट हेल्ड बाय पब्लिक इन कैश, तो कैश में जो पब्लिक अपने पास पैसा रखती है आउटपुट के लिए तो उसको कहा जाता है, उसको K से डिनोट किया गया है। Y है आउटपुट और ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी ऑफ मनी या मनी सप्लाई। ये मार्शल का फॉर्मूला है, जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैं उनमें मार्शल ने दिया है अपनी इक्वेशन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, मार्शल, रॉबर्टसन, पिग्गू, तो ये मार्शल का इक्वेशन है। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2, 6 एंड x इज इक्वल टू 6 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें जियोमेट्रिक मीन के बारे में पूछा गया है। यहाँ देखिए ये इस तरह से होगा, जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है nx1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 एंड xn अंडर रूट, तो इसमें आएगा जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है, जियोमेट्रिक मीन की वैल्यू 6 दी है, 6 जियोमेट्रिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन इज 6 और आगे जो ये वैल्यू दी हुई ये दी है 2, 3 एंड 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हम बाहर लिख देंगे, फिर इस 3 को ले जाएंगे इस तरफ, बाकी तीनों वैल्यू सेम रखेंगे, तो 6 को हम लिखेंगे ऐसे करके 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 और इसको इस तरह से 2 से कट गया, 2 3 6, 6 से 6 कट गया तो 6 3 18 बच गया इस तरफ, तो x की वैल्यू कितनी आई 18, तो 18 आया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, तो ये इसका सही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 8 फ्रॉम अ सिंगल थ्रू अ डाइस, एक डाइस को अगर
सॉरी, एक नहीं, 2 डाइस को अगर एक टाइम में थ्रो करेंगे तो 8 आने की संभावना कितनी है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6, इस साइड को 6 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, इस साइड को 6 लिख दिया। ये इजी तरीका करने का है। फिर ये सब में ऐसा करना है, 6 लिख दिया, फिर 1 1 1 नीचे लिख दो, फिर 2 2 करके, 3 3 करके, फिर इस साइड को भी ऐसा ही। फिर हो गया, ये कॉम्बिनेशन आएंगे। फिर हमने ढूंढना है कि 8 कहाँ कहाँ पर है। एक तो यहाँ पर 8 आएगा, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 है। अगर इनको टोटल को हम काउंट करेंगे तो ये आए 36। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 6 6 36, तो ये टोटल है 36 आउटकम। 36 आउटकम में से 5 आउटकम 8 आएंगे, तो 5/36 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइंस आर गिवन एज फॉलोज। एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइंस हमें दी हुई है, वो है y = 10 + 0.4x, एंड ये रिग्रेशन लाइन है। फिर पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ये जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या होता है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x में चेंज होने से y में कितना चेंज आता है उसके बारे में बताता है ये। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। ये है r = byx × bxy। ये byx की वैल्यू 0.4 है, और ये देखिए ये वाली वैल्यू ये byx है, और ये 1.6 ये है bxy। xy मीन्स byx मीन्स y on x, byx y on x, एंड vxy x on y। x on y, x डिपेंडेंट है y पर, यहाँ पर y डिपेंड है x पर। तो इस तरह से हम ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर अंडर रूट, फिर इसको सॉल्व करके क्वेश्चन आंसर आ जाएगा हमारा 0.80%। ये 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन 26 है, मीडियन 14 दिया गया है, और मोड की वैल्यू 7 दी गई है। तो फिर पूछा गया है कि ये किस तरह का है। ये देखिए, चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मैंने नहीं किया हुआ है। तो मीन x बार = 26, मीडियन = 14, एंड मोड = 7। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। x बार सबसे ज़्यादा है, मोड ये इस तरह से हमने इसको लिया। ये जो सबसे पीक पॉइंट होता है कर्व का, वहाँ पर हम लेते हैं z। तो ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड है, z सबसे बड़ा है। इनमें क्या रिलेशन होता है? z m x बार, ऐसा करके लिखते हैं पॉजिटिव की तरफ को। सॉरी, ये मोड लेस देन मीडियन लेस देन x बार, तो z बीच में आएगा m और यहाँ पर आएगा x बार। तो ये देखिए मोड की वैल्यू सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा मीड है, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मीन है। तो मीन की वैल्यू 26 दी है, सॉरी हाँ, मीन की वैल्यू 26 दी है, और मीडियन की वैल्यू 14 दी है, और z की वैल्यू हमारे पास 7 दी है। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये। अगर नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये आनी थी z की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद m की वैल्यू, और उसके बाद x बार की वैल्यू। तब ये उल्टा ऐसा चलना था ये। फिर तो ये है, तो ये इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? दोनों तरफ को इक्वली डिवाइड होगा, इक्वल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? जहाँ पर ये मोड आता है वो वाला पॉइंट, ये 2 बिंदु होते हैं जिनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट माना जाता है। यहाँ पर क्या होता है? x बार ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। x बार स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस x बार
स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है माइनस, तो ये 1 1 है, आगे आएगा 2, नेक्स्ट आएगा 3, इस तरह से -1 -2 -3, इस तरह से ये होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इट हैज़ 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, सही बात है, इसमें इन्फ्लेक्शन के 2 पॉइंट होते हैं। एंड नेक्स्ट है द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन ज़ीरो ऑफ दोज इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर प्लस माइनस सिग्मा, ये भी सही है। मीन ज़ीरो, ये है मीन ज़ीरो, इस मीन ज़ीरो से इसकी दूरी कितनी है, प्लस माइनस सिग्मा 1 1 है ये, तो ये दोनों सही हैं, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम्स, मैच करना है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, इसमें सबसे पहले हम सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये देखिए, सैम्पलिंग 2 तरह की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिसमें इक्वल चांस होते हैं, पॉपुलेशन की सभी आइटम्स के इक्वल चांस होते हैं एज अ सैंपल यूज़ होने के, और नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो हमें सुविधाजनक लगता है उसी सैंपल, उसी पॉपुलेशन के उसी पार्ट को हम एज अ सैंपल यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितनी तरह की सैम्पलिंग होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं पर्पजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको जो है नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहा जाता है और एग्जाम में ये बहुत बार आता है, और फिर है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, ये होते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम इन ऑल ट्रायल। तो नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का होगा रैंडम सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सिस्टमैटिक लास्ट, फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हमने देखना है कि टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव है, जो टीचर का पढ़ाना स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्लास में जाके कुछ बच्चों को उठाएंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे, जिसके बेस पर हम बाद में कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा टीचर कितना इफ़ेक्टिव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, फिर 100 बच्चों में से हमने सैंपल लेना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सैंपल हम रैंडमली चूज़ करेंगे। सपोज़ हमने फर्स्ट में उठाया रोल नंबर 5 उठाया, तो हमें फिर 5 का इसको अंतर देना पड़ेगा, 10 उठाओ 15 उठाओ। अगर हमने पहले 7 रोल नंबर उठाया, फर्स्ट रोल नंबर हमने रैंडमली उठाया है, फिर हम 7 के डिफरेंस में रोल नंबर उठाते जाएंगे। तो पहले तो हमने रैंडम लिया और उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से हम सैंपल चूज़ करेंगे, तो ये होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फिर होता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें कोटा सैम्पलिंग में पहले तो टोटल पॉपुलेशन को, सपोज़ पूरी क्लास को पहले कोटा में डिसाइड करेंगे कि 10 बच्चे यहाँ रहेंगे, 10 बच्चे यहाँ रहेंगे, 10 बच्चे यहाँ रहेंगे। फिर उस कोटा में से हमने, उस ग्रुप में से हमने मान लो ओनली 2 का कोटा डिसाइड करना है कि हम 2 एज अ सैंपल यूज़ करेंगे, तो वो होता है कोटा सैम्पलिंग। और कोटा सैम्पलिंग ये जो होता है, ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी हमने यहाँ देखा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, 2 हम चूज़ करेंगे, अपनी मर्जी से हम उनको चूज़ करेंगे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, कि मैं इन 2 से क्वेश्चन करूँगी, इन 2 से करूँगी। और 2 अगर हमने चूज़ किए तो बाकी जो 8 बच गए, वो 10 के ग्रुप में से, वो तो सैंपल से बाहर हो गए ना, उनको हम एज अ सैंपल यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो सैंपल से बाहर हो गए तो इट मीन्स ये हुई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटा में क्या होता है, सबसे पहले हम जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है उसको भी कोटा सैम्पलिंग की तरह स्ट्रैटा में डिवाइड करेंगे, बट उसमें क्या होता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली पॉपुलेशन को हम एक भाग में रखेंगे, एक स्ट्रैटा में रखेंगे। जैसे कॉलेजेस में, किसी कॉलेज में या स्कूल में जाके हमने यही इन्वेस्टिगेट करना है टीचर इफ़ेक्टिवनेस के बारे में, टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस के बारे में। तो कॉलेज में क्या होता है, अलग अलग स्ट्रीम होती है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। पहले हम 3 स्ट्राटा में इनको बांटेंगे, फिर उसके बाद हम अलग अलग स्ट्राटा से रैंडम
तरीके से जो है सैंपल चूज़ करेंगे। तो इसलिए ये होता है स्ट्रैटिफाइड, ये होता है रैंडम चॉइस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम ईच स्टार्टअप। तो ये इसका होगा, तो इसका सही आंसर, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये 4, जिसमें है ए का 4, बस इसी से निकल जाएगा, ये तो मैच नहीं हो रहे। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इफ़ in a village all the farmers are divided into 3 categories, marginal, small and large, then a sample of 20 farmers taken randomly of each category। इसमें क्या किया गया है, रिसर्च करने वाला जो है फार्मर्स के ऊपर रिसर्च करा है, और फार्मर की कैटेगरी क्या क्या है, एक मार्जिनल है, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। 3 तरह के है ना, 3 तरह के, मतलब है तो फार्मर ही इसमें आएगा, इसकी तरह स्टार्टा की तरह है तो फार्मर ही, बट उनको पहले उसने डिवाइड किया किसमें, मार्जिनल में, स्मॉल में और लार्ज में। फिर वो इनसे अलग अलग सैंपल चूज़ करेगा, इससे अलग लेगा, इससे अलग लेगा, इससे अलग लेगा, क्योंकि उसने लेना है 20 फार्मर्स एज अ सैंपल यूज़ करने हैं। 20 फार्मर्स, पहले 3 स्टार्टा में बांट लिया, फिर इनमें से तीनों से जो है 20 फार्मर्स को एज अ सैंपल यूज़ किया है। ईच कैटेगरी से मार्जिनल से भी 20 लिए, स्मॉल से भी 20 लिए और लार्ज फार्मर से भी 20 फार्मर चूज़ किए। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।